ये वीडियो में हम देखते हैं वर्णमाला से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जितने भी कॉन्सेप्ट है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से जनरेट होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा सकता है कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण। तो ये पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ले लेता हूँ। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण है च छ जय जय। मतलब च वर्ण जो है, च वर्ण में आपकी जीभ है, स्पर्श हो रही है और संघर्ष भी लग रहा है। च छ मतलब इनमें संघर्ष लग रहा है, इस जीभ स्पर्श के साथ में संघर्ष भी लग रहा है। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण ये माने जाएंगे। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय ज़्यादा होता है, जैसे च छ जय जय आप बोलते हैं तो स्पर्श का समय इनमें ज़्यादा है, और उच्चारण के बाद वाला भाग है वो संघर्षी हो जाता है, तो ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, च छ जय जय है, ये हमारे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी च छ जय के अलावा स्पर्शी व्यंजन हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए स्पर्शी व्यंजन है, जैसे कै खे गए गए, मतलब हर वर्ण का चार हो, कै खे गए गए चार हो जाएगा, कै खे गए गए। फिर च छ जय जय तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। फिर टे ठे डे डे, टे ठे डे डे, ठीक है। और उसके बाद में ते थे दे धे, ते थे दे दे, मतलब तय वर्ग भी आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन में। और फिर पै फै बै में, पै फै बै बै, ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। फिर संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, संघर्षी जैसे स्पर्शी और संघर्षी दोनों उसमें आ जाते हैं च छ जय जय में। संघर्षी व्यंजन है आपके स है, ये संघर्षी व्यंजन होंगे। और अंतस्थ व्यंजन रहते हैं आपके ये र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब वर्ण क्या होता है। वर्ण की बात करें, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए सकते, उसको हम कहते हैं वर्ण। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या ध्वनि को ही हम वर्ण कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को हम वर्ण कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ध्वनि को भी वर्ण कह सकते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, यानी टोटल 44 है। 44 और 3 आपके संयुक्त अक्षर होते हैं जिनको हम क्षत्रिज्ञा जो बोलता है, क्षत्रिज्ञा, तो वो 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। तो 44 और 3 47 हो जाएंगे आपके। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है, और 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। अब जैसे होता है उच्छिप्त, उच्छिप्त क्या होता है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन से बोल सकते हैं उच्छिप्त ण और इसकी निड्या के नीचे बिंदी लगी है, ड़ के नीचे बिंदी लगी है, ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम ताड़ंग जात व्यंजन भी बोल सकते हैं, और इन्हीं को हम द्विस्पृष्ट व्यंजन भी बोल सकते हैं। द्विस्पृष्ट व्यंजन मतलब जितना स्पष्ट नहीं हो रखा है इनके बारे में, द्विस्पृष्ट व्यंजन बोल सकते हैं, उच्छिप्त व्यंजन भी बोल सकते हैं, ताड़ंग जात व्यंजन भी बोल सकते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना, फेंका हुआ, जैसे अड़ ये बोलते हैं अड़, उनमें वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में जीवा का आगे का भाग है वेग से ऊपर उठ करके मूर्धा से टकरा करके तुरंत उसी वेग से नीचे जाता है। जैसे अड़ ऊपर टच होकर तुरंत नीचे जाता है, अड़ 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 अड़, मतलब उस तरीके से जीवा का आगे का भाग है ऊपर टच करेगा और उसी वेग से नीचे जाएगा, मतलब ऊपर वाले पोर्शन से टकरा करके तुरंत उसी वेग से नीचे जाता है। तो उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन के साथ हम इनको ताड़ंगजात व्यंजन या फिर द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अड़ और डय दोनों के नीचे बिंदी है, उसको हम उच्छिप्त व्यंजन के रूप में यूज करेंगे। जैसे उच्चारण स्थान हम देखें, अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, तो देखिए उच्चारण स्थान होता है कंठ से, जो होता है कै खे गे घे, कै वर्ण है। अकु है विसर्जन नाम कंठ है, तो कंठ से कै खे गे गैण है, ये कंठ गले में जो कंठ होता है वहाँ से उच्चारण स्थान होता है। इच्चु यक्षणाम तालु, यानी च छ जय झैण, च छ जय झैण, ये
यस है, ये तालु से होता है। मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग से, तालु के अगला भाग होगा मूर्धन्य। तो ऋटुराषणा मूर्धा होता है। ऋटुराषणा मूर्धा मतलब टे ठे डे ढे णे डे डे, ये मूर्धन्य से हो रहा है, ये भी डे डे भी, और से। फिर दंत से हम देखें, तय थे दे धे ने, ये दंत से है। फिर वत्सर यानी दांतों के मूल से, ये बत्सर ही होगा, दांतों के मूल से से रे ले, सरल होगा बत्सर, ये दांतों के मूल से हो रहा है इनका उच्चारण स्थान। तालु से हो जाएगा एचु ऐसा नाम तालु। और फिर मूर्धन्य से टे ठे डे डे से, और दांतों से हो जाएगा ते थे दे धे ने, ये दंतों से हो जाएगा। फिर वत्सर, ये दांतों के मूल से है, से रेल है, ये दांतों के मूल से है, मतलब दांतों का जो नीचे वाला पार्ट होगा से रेल है, ठीक है। और दोनों ओठों से ओष्ठ, ठीक है, पे फे बे भे में, ये ओठों से उनका उच्चारण स्थान होता है। और दांत और ओष्ठ यानी निचले होठ और ऊपर के दांत, इनसे बे का उच्चारण स्थान होता है, सिर्फ बे। दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के दांत से सिर्फ बे का उच्चारण स्थान होता है। फिर मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण क्या है? री। री जो है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे चार हैं, ए ई उ और री, ठीक है। फिर मूर्धन्य ह्रस्व स्वर एक ही है, री है। मूर्धन्य क्या होता है? ऐसे क्रीट व्यंजन यानी जीवा के लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होते हैं, जो जीवा द्वारा बत्सर कटक या कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं। जैसे री, टे वर्ग और रे और से, ये मूर्धन्य है। री है, टे वर्ग पूरा टे ठे डे ढे है, टे ठे डे डे, रे और से, ये मूर्धन्य है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा मूर्धन्य वर्ण मूर्धन्य से होता है इनका, देखिए टे वर्ग टे ठे डे ढे डे डे और से, ये मूर्धन्य है, ठीक है। और रे भी आ जाता है, और री आ रहा है पूरा, तो यहाँ पर रे भी आ जाएगा। और दांत के मूल से भी हो रहा है बत्सर, दांतों के मूल से से रे का भी दांतों के मूल से हो रहा है। उसके बाद में तालव्य आपके हैं, इच्छु ऐसा नाम तालु। तालु से होता है ई का, ओष्ठ से हो रहा है ऊ का, और कंठ तालव्य से होता है ए का। कंठ और तालव्य से ए का उच्चारण स्थान हो रहा है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं जो 7 होते हैं। फिर तालु की बात करें, तालव्य जिनका उच्चारण स्थान तालु से होता है वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब तालु से कौन कौन से उच्चारण स्थान होता है? इच्छु ऐसा नाम तालु यानी ई च वर्ग पूरा, य और से, ये तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। और ओष्ठ से हम देखें जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, पै फै बै भै में, पै फै बै भै ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। कंठ तालव से यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है उन्हें कंठ तालव ध्वनि कहते हैं। कंठ तालव ध्वनियों में आता है ए और बड़ा ए, ये कंठ तालव्य वाली ध्वनियाँ हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है आपकी। 11 कौन कौन से? ए ई उ, बड़ा ऊ, री, आ, बड़ी ई, ए ओ औ, ठीक है। ह्रस्व स्वर जो हैं आपके 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, जिस ह्रस्व स्वर में आपने ए ई उ री देखा। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 होती है, आ ई उ, ए ओ औ, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि ए ई उ री। और दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर आपके 7 हो जाएंगे, ए ई उ, ए ओ औ, ठीक है। उसके बाद में हम देखें ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो गया, जिस यानी कि जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाए वो स्वर वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। वर्ण की परिभाषा है ये। और स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और होता है। अभी यहाँ पर हम देखें ए आ ई उ, ये सभी स्वर हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रा की हम मूल स्वर भी कह सकते हैं।
ठीक है, इनमें मात्रा नहीं होती है, एक मात्रक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ही स्वर हैं, ए ई उ री। ठीक है, और उसके बाद में दीर्घ स्वर होते हैं, द्विमात्रिक या संयुक्त स्वर बोल सकते हैं इनको। हिंदी व्याकरण में 7 दीर्घ स्वर होते हैं, आ ई उ ए ओ औ। दीर्घ स्वरों की रचना 2 स्वरों को जोड़ करके होती है, इसलिए दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी हम कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं, आ ई उ ए, क्योंकि इसमें 2 स्वरों के जोड़ करके बनाया जाता है। हैस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। तीसरा एक और स्वर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कोई भी स्वर प्लुप्त स्वर नहीं होता है, लेकिन जब किसी स्वर के उच्चारण में हम हैस्व स्वरों के लगने वाला समय का तिगुना अगर समय लग रहा है तो वो स्वर लुप्त स्वर कहलाएगा। प्लुप्त स्वर, यहाँ प्लुप्त स्वर है, और प्लुप्त स्वर में जैसे 3 की संख्या होगी, तो ओम जैसे है प्लुप्त स्वर है, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे इसके साथ। जैसे ओम लिखते हैं आप, ये प्लुप्त स्वर में आ जाएगा। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह विव्रत स्वर कहलाता है। जैसे आ, तो विव्रत स्वर, इसमें पूरा मुंह आपका खुल रहा है, तो वो आपका विव्रत स्वर हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुंह इसके अंदर खुल रहा है। अब विव्रत स्वर क्या होता है? विव्रत स्वर को बोलने पर मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है, जैसे आ। सब्रत स्वर क्या होता है? सब्रत स्वर को बोलने पर मुंह सबसे कम खुलता है। ठीक है, जैसे सब्रत स्वर, विव्रत में पूरा मुंह खुलेगा, सब्रत स्वर में सबसे कम मुंह खुलेगा, जैसे ई ऊ। ठीक है, और अग्रस्वर, अग्रस्वर में क्या होगा? जीभ का आगे का भाग ऊपर उठता है अग्रस्वर में, जैसे ई ए। ये अग्रस्वर हैं जिनका जीभ का आगे का भाग उठता है, अग्रस्वर ई ए। पश्च स्वर है, जीभ के पीछे का भाग उठता है, जैसे कि आ उ ओ। इनमें पश्च स्वर है, यानी पीछे का भाग उठता है। तो पश्च स्वर, अग्रस्वर और सब्रत स्वर। ठीक है, और विव्रत स्वर ये होते हैं। विव्रत में आ जाएगा, सब्रत में ई उ आ जाएगा, अग्रस्वर में ई ए आ जाएगा, और पश्च स्वर में आ उ ओ आ जाएगा। यानी जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु इत्यादि स्थानों से बिना रोके निकलती है हवा, उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे स्वर आपके टोटल आ ई उ ए ओ 10 स्वर हो गए। अनुस्वर आपका हो गया अंग ए, और अर्ध स्वर आपका हो जाएगा री, अर्ध स्वर हो जाता है। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण की बात करें तो मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 भागों में बांटे गए हैं। मुखाकृति के आधार पर समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध समृत स्वर ए और ओ है, और अर्ध विव्रत स्वर ए ओ, अर्ध विव्रत स्वर है, और अर्ध समृत स्वर है ए ओ, और विव्रत स्वर और समृत स्वर आ गया आपका। जीवा की आड़ी स्थिति के आधार पर, जीवा की आड़ी स्थिति के आधार पर अग्रस्वर आ गया ई ए, मध्य या केंद्रीय स्वर आ गया ए, और पश्च स्वर आ गया आ ओ। ये आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ हो गया। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 11 हमने देखा। यानी उन ध्वनियों को स्वर हमने देखा कि उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जा सके, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण के स्वर कहलाते हैं आपके। और वैसे ही हमने हिंदी वर्णमाला में देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल 52 है, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर और 41 व्यंजन के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ए और ए मिलकर के 13 स्वर हिंदी वर्णमाला में माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वर ए और विसर्ग ए अयोग्य बाहा वर्ण कहलाते हैं। ए और ए अयोग्य बाहा होते हैं। फिर उसमें संघर्षी व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनमें मुंह के 2 उच्चारण स्थानों को पास ला करके हवा को बाहर धकेला जाए, मसलन निचले होठ को ऊपर के दांतों से जोड़ने से फै की ध्वनि, और जीवा के पिछले हिस्से को मुंह के छत के पिछले हिस्से से जोड़ने से खे की ध्वनि निकलती हो। जैसे कि से थ, ये बिंदु वाला है, और झ बिंदु वाला, और जय भी संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, से थ बिंदु वाला होना चाहिए, झ बिंदु वाला होना चाहिए, जय बिंदु वाला होना चाहिए, ये संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजनों की विशेषता है कि उनकी ध्वनि को वायु प्रवाह जारी रखकर लंबे समय तक बिना रुके शुद्ध रूप से जारी रखा जा सकता है। अब आपके आते हैं घोष व्यंजन। वह व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाएं झंझरत होती हैं, जैसे ग, घ, ज, झ।
ये है घोष व्यंजन। इनके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन होता है और जो हमेशा स्वर रहित होता है, और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में कुल 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्षैत्रिज्ञा री, क्षैत्रिज्ञा है वो कै से ए, क्षत्रज्ञ बनता है कै से ऐसे, त्रय र ऐसे, त्रय बनता है जय ऐसे ग बनता है, और से र ऐसे श्रेय बनता है। अभी हम बात करें अनुस्वार की। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद में आने वाला अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है डॉट, उसके रूप में विभिन्न जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन की परिभाषा देखें। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि आपके कै कै गै गै, ये व्यंजन कहलाएंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जैसे च छ जय जय, च छ जय, टैट है, ये स्पर्श व्यंजन है। उस व्यंजन से है। अंतस्थ व्यंजन यरलव है। संयुक्त व्यंजन क्षेत्र गया, ये आ गया। आगत व्यंजन है जैफ है, आगत व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन है णे में। श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है स्वरों को, अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को। अल्प प्राण में आता है कै बै पै में, अल्प प्राण में आता है कै पै बै में, और महाप्राण में आता है ख ग छ झ। ठीक है, कै बै पै में, ख घ छ झ। और उच्चारण में ध्वनि गुंज के आधार पर भी इनके 2 भेद किए जाते हैं, घोष और अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन जो है ग घ जय झ है, और अघोष व्यंजन है कै ख च छ। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। 4 होते हैं ए ई उ र। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं आ ई उ ए ओ औ। अब देखें, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वर्ण जो है हमारे स्वर कहलाते हैं। और ये हमने देखा था कि स्वर जो हैं 11 होते हैं। स्वर आ ई उ ओ री ए ओ औ। ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ग वर्ण जय और जय से बनता है, अतः जय और ए 2 वर्णों की सहायता से बना है, अतः सही विकल्प जय और जय है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कै से 6 बन जाएगा, त्र बन जाएगा, जय ग बन जाएगा, श्र बन जाएगा। लंठित वर्ण आर होता है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा एक या अधिक बार बत्सर स्तन को स्पर्श करती है उन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। लुंठित ध्वनि को लोड़ित भी कहा जाता है। हिंदी में रै लुंठित ध्वनि है। फिर लय आपका जो है पार्श्विक वर्ण भी है। जय उच्चित वर्ण है, में नासिक वर्ण है। अब पार्श्विक वर्ण क्या होता है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा दंत और बत्सर स्थान को छूती है और उस समय वायु जीवा के अगल बगल से बाहर निकलती है तो उन ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। हिंदी में लय पार्श्विक ध्वनि है, लय। फिर उच्छिप्त वर्ण, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा मुर्दा स्थान को शीघ्रता से स्पर्श करती है और उसी उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी में ड ड उच्छिप्त व्यंजन है। नासिक वर्ग की बात करें, नासिक वर्ग की जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर में जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु मुख विवर या में अवरुद्ध होकर के नासिका विवर या मुख विवर दोनों मार्गों से एक साथ निकलती है, ऐसी उचित ध्वनियाँ नासिक की कहलाती हैं। जैसे ण न में, ये नासिक की ध्वनियाँ हैं। ई उ शब्द स्वर प्रकार के उदाहरण हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर का वर्गीकरण हम देखें, स्वरों को उच्चारण काल के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है स्वर ए ई उ। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, 2 हर्ष स्वर के बराबर समय लगता है, आ ई उ ए औ। और विलुप्त स्वर हैं जिनके उच्चारण
में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में आ जाता है ई ए, जिनके उच्चारण में जीभ के अग्रभाग का प्रयोग होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग होता है ए है, और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का उपयोग होता है आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर विव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है जैसे आ। अर्धविव्रत, इन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुलता है ए, ओ, आओ। ठीक है। अर्धसंबद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण स्थान में आधा मुंह खुलता है ए, ओ। ठीक है। औ जो है अर्धविव्रत में है और अर्धसंवृत में है ओ, और आई जो है अर्धविव्रत में, अर्धसंवृत में ए। और संवृत व्यंजन इन स्वरों के उच्चारण मुंह से लगभग बंद हो ही रहता है ई, उ। ये संवृत व्यंजन है। ओठों की स्थिति के आधार पर देखें, आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं बनते हैं जैसे ए, आ, ई, ए। व्रतमुखी, इनके उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं जैसे उ, ओ, औ, आ। नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं जैसे अंग, आंग, ये सभी आ गए। निर्नासिक हो गया, निर्नुनासिक हो गया, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है निर्नासिक स्वर कहलाते हैं जैसे आ, ई, उ। तो संयुक्त स्वर होते हैं, बेस स्वर दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है इस प्रकार ए, ओ, औ, ए प्लस आ, ए प्लस ए प्लस ओ, ए प्लस औ आदि हैं। ए री मूल स्वर का उदाहरण है, ए ओ मूल स्वर का उदाहरण है। अब जैसे ए री है, मूल स्वर का उदाहरण है, ए है मूल स्वर का उदाहरण है, और ए ओ ए मूल स्वर का उदाहरण है। स्वर्ण ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो 11 स्वर के वर्ण हैं ए, आ, ई, उ, ए, ओ। मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ए की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं हुई है इसलिए मूल स्वर कहा जाता है। 4 है ए, ई, उ, री। ए को मध्य स्वर भी हम कहते हैं। कंठ तालव्य स्वर, इनका उच्चारण कंठ और तालु स्थानों से होता है। ए कंठ तालव्य स्वर है शिक्षा में। स्वर बे स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण है, उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रकार के अनुसार उनकी विभाजित किया जाता है। हस्व ए, ई, उ, दीर्घ आ, ई, उ, औ, आ। प्लुप्त स्वर ओम, अग्र स्वर ई, ए, मध्य स्वर ए, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ, विव्रत स्वर बा। पश्च स्वर में आ, ओ, औ आ जाता है, विव्रत में आ जाता है। अर्धविव्रत में ए, ओ, आ हो जाता है। अर्धसंवृत में ए, ओ है, और संवृत में ई, उ है। अव्रतमुखी में ए, आ, ई, ए है। व्रतमुखी में उ, ओ, औ, आ और मौखिक में ए, आ, ई आ रहा। अनुनासिक में ए, आ, ई आ रहा है। ठीक है। तो वर्ण है और ए, का, आ, कै, खे, गे, घेण, विसर्ग। गुवचनम कंठ है, कंठ और जीव का निचला भाग होता है। इचुषणाम तालु, तालु और जीव से तालव्य श्रेणी का है। ऋटुरचनाम होता टे टे डे 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 से, ये मुर्दा और जीव से है। नाद और जीव से तै थे दे देने लय से। फिर दाना ऑटो से उ से भय में लोड़ ऑटो से।
ठीक है। मूर्धन से हो जाएंगे तय तय तय, दांत से हो जाएंगे ऊ पै पै में, ओटो से हो जाएंगे दोनों ओटो से। अंग में नासिका से हो जाएगा। ए कंठ तालु जीभ से हो जाएगा कंठ तालु। ओ कंठ जीभ और ओठ से हो जाएगा दांत जीभ और ओठ से बै हो जाएगा। किसी उच्चारण स्तर बिना किसी अवरोध या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किए सकते स्वर कहलाते हैं। स्वर मुक्त 3 होते हैं। हर्ष दीर्घ स्वर ए आ ई उ ये लय प्रकार के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहता है। अंत का अर्थ होता है भीतर होता है। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ तालु दांत होठ आपस में सटकते रहते हैं, जिनकी मूर्त पूर्ण स्पर्श यानी होता नहीं है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये रेलवे। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं आपके। कै वर्ग कै ख ग गैण है, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। च वर्ग च छ ज जन तालु का स्पर्श करते हैं। ट वर्ग ट ठ ड डण है डैड है, ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। त वर्ग त थ दन है दादों का स्पर्श करते हैं। प वर्ग प फ में ओटो का स्पर्श करते हैं। उस व्यंजन आपके स है। संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ और ग्रह से। अब जीवा के आधार पर स्वर के भेद। अग्रस्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है, जैसे ए ई ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है, जैसे आ हो गया। पश्च भाग जिन स्वरों का उच्चारण स्थान जीवा के पश्च भाग से होता है, उ ओ आ। अग्रस्वर ज्यादा जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है, ठीक है। ए वर्ण मध्य स्वर में आता है। मध्य स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण स्थान जीव का अग्रभाग काम करता है, उसमें एकमात्र ए वर्ग है। आ ओ पश्च स्वर में आते हैं। पश्च स्वर अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम होता है पश्च स्वर कहते हैं। झ संयुक्त व्यंजन नहीं है। झ च वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। झ शब्द जो है वो महाप्राण है। छ कै से बना है। त्र तैर से बना है। जय 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 से बना है। ई स्वरों का उच्चारण स्थान तालब्य है। अंतालब्य वर्ण है। छ छ जय जन जय जैसे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है और जिनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि दांत से त थ द न, कंठ से कै ख ग आ, मूर्धा से ट ठ ड ण री। स्वर की परिभाषा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जो बिना किसी वर्णों की सहायता से किए बोलते हैं, स्वर कहते हैं। मुख्य कहते हैं हर्ष स्वर ए ई उ रे, दीर्घ स्वर आ ई उ ए औ, प्लुत स्वर ओम। स्वर की परिभाषा जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र किया जाता है, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। हर्ष स्वर आ ई उ, दीर्घ स्वर आ ई उ ओ, प्लुत स्वर ओम। व्यंजन की परिभाषा जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उस व्यंजन से है। अंतस्थ व्यंजन ये लव है। संयुक्त व्यंजन क्षत्रिज्ञा श्रय। उच्छित व्यंजन है डै। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण स्थान में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। मूल स्वर हर्ष स्वर कहलाते हैं। ए ई उ री। और ये स्वर मूल स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रकार के अनुसार इसे विभाजित किया गया है। ऐसे स्वर ए ई उ, दीर्घ आ ई उ ओ, विलुप्त स्वर ओम, अग्रस्वर ई ए, मध्य स्वर ए, पश्चर आ ओ औ आ, विव्रत स्वर आ, अर्ध विव्रत स्वर ए ओ आ, अर्ध समृत स्वर ए ओ, समृत स्वर ई उ, अव्रत मुखी आ ई ए, व्रतमुखी है ओ, मौखिक है ए आ ई, अनुनासिक है आ ई। जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता किया जाता है, वर्ण कहलाते हैं। ऐसे आपका आ गया दीर्घ सा आ गया, प्लुप्त स्वर आ गया ओम। तो ये हमारे वर्णमाला के क्वेश्चन थे और बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।